नमस्ते, प्रणाम, नमस्कार। जयपुर की धरती से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। मैं हूं पंकज भार्गव और आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आभार। डायमंड स्टेट समिट राजस्थान में पहले सीजन की शानदार सफलता के बाद सीजन 2 का दिल्ली से आगाज हुआ, उसका आरंभ हुआ और अब यह सफर पहुंचा है उस राज्य में जिसका नाम आते ही याद आता है शौर्य, संस्कृति और संकल्प का अद्भुत संगम। आज हम इस मंच से बात करेंगे राजस्थान के उस विकास मॉडल की जिसे लेकर सीएम भजनलाल शर्मा और उनकी पूरी टीम मिशन 2047 की ओर बढ़ रही है। तो आइए शुरुआत करते हैं इस बेहद खास समिट की। देखते हैं एक झलक प्यारे से राजस्थान की बदलती हुई तस्वीर का। वीरता, संस्कृति और रंगों की भूमि राजस्थान, ये सिर्फ विरासत का ही प्रतीक नहीं बल्कि तेजी से प्रगति की ओर बढ़ता एक आधुनिक राज्य भी है, जहां मार्बल, ग्रेनाइट, चूना पत्थर, जिंक, लेड, जिप्सम और सोलर एनर्जी का उत्पादन पूरे देश में सबसे ज्यादा होता है। तेजी से बढ़ता इंफ्रास्ट्रक्चर, उद्योग और नए स्टार्टअप्स के साथ राजस्थान हर क्षेत्र में अपना डंका बजा रहा है। सिर्फ उद्योग ही नहीं, राज्य की भजनलाल सरकार जन कल्याण की योजनाओं को लेकर भी बेहद गंभीर है। किसानों, महिलाओं, युवाओं और गरीबों के लिए कई बड़ी योजनाएं इसकी मिसाल है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में सरकार आपणों अग्रणी राजस्थान की मुहिम में जी जान से जुटी है। आखिर कैसे पूरा होगा अग्रणी राजस्थान का ये सफर? इसी सवाल के साथ शुरू करते हैं विकसित भारत के संकल्प पर सबसे बड़ा मंथन। न्यूज 18 इंडिया डायमंड स्टेट समिट राजस्थान। और आइए अब एक नजर डालते हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के राजनीतिक सफर पर। भजनलाल शर्मा, एक गांव के सरपंच से देश के सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री तक का सफर। मैं भजनलाल शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं। इस सफर में शामिल है मेहनत, लगन, जन समर्पण और जन विश्वास। सीएम भजनलाल शर्मा का जन्म 1966 में भरतपुर के अटारी गांव में किसान परिवार में हुआ। महज 27 साल में गांव का सरपंच बनके भजनलाल ने अपना मकसद और इरादा दुनिया को बता दिया। 1992 में राम जन्मभूमि आंदोलन में जेल जा चुके भजनलाल ने राज्य बीजेपी में कई बड़े पदों पर अहम भूमिका निभाई है। जमीन से जुड़ाव और अपनी दूरदृष्टि से इन्होंने पार्टी नेतृत्व का भरोसा जीता। इसी भरोसे ने ही 2023 में सांगानेर से पहली बार ही विधायक बने भजनलाल शर्मा को राज्य के मुख्यमंत्री पद तक पहुंचा दिया। सीएम भजनलाल अब राजस्थान के भविष्य का सुनहरा अध्याय लिख रहे हैं। अब राजस्थान में किसानों की सम्मान निधि 9,000 रुपए है। इसे 12,000 रुपए तक करने की योजना है। यही नहीं, एमएसपी से ज्यादा दर पर किसानों से गेहूं खरीद हो रही है। कानून व्यवस्था के मोर्चे पर सरकार ने 1300 से ज्यादा संगठित अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजा है। पेपर लीक मामलों में बड़ी कार्यवाही के तहत 300 आरोपी जेल में है। अब राजस्थान में पेपर लीक नहीं होते। राज्य सरकार ने 1 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी देने का भी काम किया है। यही नहीं, निवेश और कारोबार के 35 लाख करोड़ के एमओयू करके राज्य में विकास की नई नींव रखी गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल आपणों अग्रणी राजस्थान के नारे के साथ पीएम मोदी के विकसित भारत के सपने को साकार करने में जुटे हैं। न्यूज 18 इंडिया डायमंड स्टेट समिट में जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए
राजस्थान के सरल, कर्मठ और जुझारू मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का। तो मुख्यमंत्री जी के लिए एक बात हम कह सकते हैं कि इरादे हो अगर अटल तो मंजिल खुद ही मिलती है, पत्थर भी पिघलते हैं, नदियां रुख बदलती हैं, क्योंकि एक गांव के सरपंच से देश के सबसे बड़े सूबे के मुखिया बनने का सफर तय किया है भजन लाल शर्मा जी ने। जोरदार तालियां लेडीज एंड जेंटलमैन मुख्यमंत्री साहब के लिए। तो यह सफर आसान नहीं था, बहुत चुनौतियां, बहुत सारे चैलेंजेस थे मुख्यमंत्री बनने तक के सफर में भजन लाल शर्मा जी के लिए, लेकिन उनकी लगन, उनकी मेहनत और फिर जिस तरह से आम जनसाधारण से उनका रोजमर्रा का जुड़ाव रहा और फिर वो लगन, वो मेहनत काम आई। और देश का सबसे बड़ा सूबा है राजस्थान, मारो राजस्थान, रंगीलो राजस्थान, मरुभूमि है और यहां का संगीत, यहां की लोक संस्कृति अद्भुत है और यहां के मुखिया हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। अब मैं अनुरोध करना चाहूंगा मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी से कि कृपया वो मंच पर आएं और उनसे बातचीत करेंगे। न्यूज 18 इंडिया और हिंदी डिजिटल के मैनेजिंग एडिटर ज्योति कमल, बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का। थैंक यू पंकज। भजन लाल जी, न्यूज 18 इंडिया के डायमंड स्टेट समिट राजस्थान में आपका बहुत बहुत स्वागत। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद जी। देश का सबसे बड़ा राज्य, 850 किलोमीटर अगर आप उत्तर से दक्षिण की तरफ आए, पूर्व से पश्चिम की तरफ जाएं तो 830 किलोमीटर, 10% हिस्सा भारत का क्षेत्रफल के हिसाब से अगर हम इसको देखें, सबसे बड़ा राज्य। कुछ दशक पीछे अगर हम जाएं तो आप एक नौजवान, बैलों का हल जोत रहे थे आप, बिल्कुल साधारण परिवार से। आज आप देश के सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री हैं। एक बार जरा अपनी पूरी यात्रा के बारे में अगर आप हमारे दर्शकों को और हमें बताएं, कैसी रही आपकी यात्रा, उस हल जोतने वाले नौजवान से लेकर आज राजस्थान के मुख्यमंत्री बतौर। मेरा जन्म एक किसान परिवार में हुआ। मेरी प्राथमिक शिक्षा मेरे गांव में, अटारी गांव में हुई थी और जब मैं पढ़ता था तो वहाँ 5वीं तक स्कूल था। उसके बाद मैं पड़ोस में मेरा एक गांव था बछामदी, जहाँ मैंने 6वीं क्लास में एडमिशन लिया, लेकिन वो 8वीं तक था, मिडिल स्कूल था। पड़ोस में दूसरी पंचायत थी गगवाना, वहाँ हाई स्कूल था 10वीं तक। मेरे चाचा जी अध्यापक थे, उन्होंने कहा कि आपको यहाँ पढ़ना है, मिडिल के बाद आपको हाई स्कूल में आना है, इसलिए यहीं इसमें एडमिशन करा लीजिए। तो मैं 7वीं से गगवाना स्कूल में मैंने एडमिशन लिया। वहाँ से पैदल जाते थे, 3-3.5 किलोमीटर पड़ते थे डेली, पैदल जाना पैदल आना। और किसानियत थी, इसलिए खेती में हाथ बटाना भी जरूरी था। मेरा इसलिए भी था कि मैं पिताजी के अकेला भी था, तो इसलिए उसमें भी हाथ बटाता था। तो ये मेरी शिक्षा मेरी गांव के पड़ोस में जो मेरे दूसरे विद्यालय उसमें हुई थी। उसके बाद हायर सेकेंडरी के लिए मेरे को नदबई में गया। वहाँ मेरे बुआ जी थी, तो फूफा जी हमारे आर्य संघ की शाखा में जाते थे, तो मैं वहाँ रहता था। तो उनके साथ मेरे को वहाँ से उनके साथ एक अच्छे संस्कार और एक अच्छे संगठन से जुड़ने का मेरे को मौका मिला।
जब मैं सुबह जाता था तो कभी कभी ऐसा लगता था कि क्योंकि वो उसके शाखा के प्रमुख थे तो वो जाते थे तो वहाँ शाखा लगाते थे तो मैं उनके साथ जाता था। सुबह वो भी मेरे को जल्दी जगा करके लेकर के जाते थे। वहाँ जब उन्होंने देखा कि उनका भतीजा ये है तो वहाँ से मेरी एबीपी की यात्रा मेरी प्रारंभ हुई। और जब मैं कॉलेज में गया तो मैं विद्यार्थी परिषद से जुड़ा और मैं वहाँ इकाई प्रमुख के रूप में मैंने काम किया, कॉलेज प्रमुख के रूप में काम किया, से जिला प्रमुख के रूप में काम किया। और मैं एक अच्छे संगठन से उसमें जुड़ा और उसके संस्कार, उसके विचार निश्चित रूप से मेरे लिए आज भी मेरे जीवन में बहुत उपयोगी है। एबीवीपी के साथ आप जुड़े। एबीवीपी देखा जाए तो ऑलमोस्ट एक क्वालिफाइंग क्राइटेरिया बन गया, जिस हिसाब से अगर आप देखें कि कितने जो एबीवीपी से आए मुख्यमंत्री बने, आप भी मुख्यमंत्री बने, आप कश्मीर की तरफ भी गए थे, बिल्कुल आप 23-24 साल के उस वक्त शायद रहे होंगे, आप एबीवीपी की तरफ से गए, वहाँ पर अरेस्ट भी हुए आप। जब राम जन्मभूमि आंदोलन चल रहा था वहाँ पर भी आपने हिस्सेदारी निभाई, वहाँ पर भी आप अरेस्ट हुए। 1.5 साल लगभग अब आपके हो गए हैं बतौर मुख्यमंत्री राजस्थान। कैसी रही आपकी ये यात्रा? क्योंकि अशोक गहलोत कहते हैं कि हमारे लिए बड़े सूटेबल हैं, इन्होंने क्या किया 1.5 साल में, 5 साल बतौर 1.5 साल। आप बताते हैं कि ये 1.5 साल जो है वो बहुत अच्छे गए हैं राजस्थान के लिए, हमने बहुत कुछ किया। तो अगर आप बताएं कि आपके ये 1.5 साल कैसे गुजरे? देखिए ज्योति जी, मैं आपको एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि व्यक्ति के मन में जो जीवन के संस्कार होते हैं, क्योंकि मैं जिस संगठन से निकला हूं उस संगठन के अंदर जो संस्कार हैं, विचार हैं, काम करने का जो जज्बा है वो मेरे को उसी से मिला। विद्यार्थी परिषद के बाद मेरे को मौका मिला, मैं युवा मोर्चा में रहा, युवा मोर्चा में जिलाध्यक्ष भी रहा, प्रदेश में भी रहा, मेरे पार्टी में लगातार उसमें रहा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, केंद्रीय नेतृत्व ने, हमारे प्रदेश के हमारे सभी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, हमारे विधायकों ने मेरे को ये जिम्मेदारी दी। मैं कह सकता हूं कि 1.5 साल में जब मैं आया था तो मैंने देखा कि राजस्थान में क्या आवश्यकता है और उन आवश्यकताओं को देखते हुए हमने एक रोड मैप तैयार किया और उस रोड मैप के अंदर हम आज काम कर रहे हैं। अगर हम राजस्थान को देखें तो जिस तरीके की यहाँ पर चुनौतियां हैं, सबसे पहले आपके पास चुनौती ये रही है कि किस तरीके से हम स्टेट की डेवलपमेंट को करें। आपने आते ही राइजिंग राजस्थान किया। राइजिंग राजस्थान में बहुत बड़े निवेश की, वहाँ पर कई लोगों ने एश्योरेंस दी कि हम इतने इतने यहाँ पर रुपए लगाएंगे, लाखों करोड़ रुपए, 35 लाख करोड़ का प्रॉमिस वहाँ पर है। लगभग 6-7 महीने हो गए हैं इसको, और इसके बारे में एक चीज जो बार बार कही जा रही है कि आप इसकी मॉनिटरिंग बड़े डिटेल में कर रहे हैं कि मैंने इसको हर महीने देखना है कि क्या ये सिर्फ कागजों पे ये पैसे आने वाले हैं या असल में राजस्थान में पैसे अंदर आएंगे, क्या ये निवेश वाकई आएगा। क्योंकि जिस संख्या की हम बात कर रहे हैं 35 लाख करोड़, उसमें राजस्थान के जिसको कहते हैं पूरा चेहरा ही बदल जाएगा। तो अगर हम पिछले 7 महीने की बात करें तो कैसे निवेश आ रहा है, उसकी मॉनिटरिंग कैसे चल रही है, कहां पर वो पैसा आपको लग रहा है कि लग रहा है, और राजस्थान में किस तरीके से परिवर्तन आ रहा है? देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि हम राजस्थान में आए तो राजस्थान का एक रोड मैप हमने तैयार किया। उस रोड मैप में जो आवश्यकताएं थी, क्यों राजस्थान देश का सबसे बड़ा प्रदेश है और आज भी मैं कह सकता हूं कि राजस्थान में काम करने के लिए बड़ी बहुत आवश्यकता है, और उसे देखते हुए हमने एक रोड मैप तैयार किया जिसमें सबसे पहले हमने पानी की बात रखी, बिजली की बात रखी, युवा, महिला, किसान, मजदूर की बात हमने रखी। और ये राइजिंग राजस्थान पहली साल में कई लोगों ने मेरे से कहा, मेरे अधिकारियों की जब मैंने मीटिंग ली, उन्होंने कहा कि साहब पहली साल में करेंगे तो इसके इम्पैक्ट क्या आएंगे। मैंने कहा मैं पहली साल में ही करूंगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरह का विजन है, क्योंकि जो लोग लास्ट में करते हैं वो सिर्फ दिखाने के लिए करते हैं। हमने राइजिंग राजस्थान किया है राजस्थान को अग्रणी प्रदेश बनाने के लिए, राजस्थान को विकसित प्रदेश बनाने के लिए। और आज आप देख रहे हैं
कि हमने पहली साल किया 35 लाख करोड़ के एमओयू हमारे यहां हुए। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी हमारे 3 लाख करोड़ रुपए से ऊपर हमारे जमीन पर आ गए और आने वाले महीने में इतने ही करोड़ रुपए के और जमीन पर आ जाएंगे। ये हमारी इसकी सफलता है। भजनलाल जी, जब भी हम राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान सबके जहन में आता है कि रेगिस्तान, कि यहाँ पर सूखा होगा, रेत होगी, बालू होगा। आज राजस्थान हरा है। अगर आप अरावली की जो पूरी अगर आप रेंज देखें तो इस तरफ काफ़ी हरा भरा है, दूसरी तरफ बाड़मेर, जैसलमेर अगर आप देखें वहाँ पानी की ज़रूर किल्लत है। सीकर, झुंझुनू, यहाँ पर सब जगह पर पानी की बहुत किल्लत है। लेकिन आपने एक पूरा अपने ऊपर ये एक चैलेंज लिया हुआ है कि हमने यहाँ पर पानी पहुँचाना है, चाहे वो यमुना जी का पानी हो, किस तरीके से यहाँ पर पानी पहुँचाया जाएगा, राजस्थान को रेगिस्तान से किस तरीके से अलग करके और हरियाली की तरफ लेकर जाया जाएगा। इसके ऊपर क्या क्या चीज़ें आपने की हैं जिससे ये चीज़ हो सकती है? देखिए ज्योति जी, जब हमने मंत्रिमंडल के साथियों ने और हमारे सभी लोगों ने बैठ करके जब हमारी राजस्थान की विकसित राजस्थान की योजना बनाई थी तो उसमें पानी सबसे महत्वपूर्ण था। और मैं कह सकता हूं कि राजस्थान की जमीन को अगर पानी मिल जाता है तो निश्चित रूप से राजस्थान की जमीन सोना उगलने का काम करेगी। और इसीलिए हमने काम किया इसमें। और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उसी दिसंबर में हमारी सरकार बनी थी। जनवरी के महीने में ही हमारा ईआरसीपी को लेकर के, रामजल सेतु को लेकर के हमारी योजना बनी, उसका एमओयू हुआ। और आज मैं कह सकता हूं हमारी जो ईआरसीपी रामजल सेतु है उसके 17 जिले हमारे आते हैं। और उसमें 17 दिसंबर 24 को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उस ईआरसीपी रामजल सेतु का शिलान्यास भी कर दिया, जो उसमें आज काम भी प्रगति से हो रहा है। यही नहीं, हमने जब योजना बनाते वक्त ये देखा कि हमारे पूरे राजस्थान को कैसे लाभ हो सकता है, तो हमारी ईआरसीपी, दूसरी हमारी जो कांग्रेस के लोग कई दशकों से आते थे और उसके नाम पर वोट मांगते थे कि हम शेखावाटी को यमुना का पानी देंगे, वो कुछ नहीं कर पाए। लेकिन हमने यमुना पानी के लिए भी एमओयू किया और उसकी हमारी डीपीआर भी बन रही है, उसके लिए टास्क फोर्स भी गठित कर दिया, तो उसके लिए भी पानी आएगा। इसके अलावा मैं पूरे राजस्थान की बात करना चाहता हूं। हमारी इंदिरा गांधी नहर, गंग नहर, जो हमारी सबसे बड़ी नहर है, जिसका पानी हमारा हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, फलौदी, नागौर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर तक उसका पानी जाता है। उसके लिए भी हमारी उन नहरों की सफाई के लिए, उनको टांके बनाने के लिए, उनके मरम्मत के लिए हमने 4000 करोड़ रुपए का प्रावधान उसमें भी रखा है, जिससे हमारा टेल तक उसमें पानी पहुंचे। उसका भी काम हमने किया है। यही नहीं, हमारी बांसवाड़ा डूंगरपुर की हमारी माही डैम की परियोजना है, उसके लिए भी काम हमने किया है। ये सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे और जब वो गुजरात के अंदर वो नर्मदा नहर का काम चल रहा था, तो राजस्थान से किसी ने मांग नहीं की थी, लेकिन वो राजस्थान के बारे में जानते थे कि राजस्थान में सबसे बड़ी दिक्कत पानी की है। तो उन्होंने नर्मदा का पानी हमारे बाड़मेर और जालौर के क्षेत्र को नर्मदा का पानी देने का काम किया था। और मैं समझ सकता हूं वो राजस्थान की पानी की समस्या को जानते हैं, इसीलिए उन्होंने सबसे पहले हमें को ये कहा कि राजस्थान में सबसे पहले पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। पूरे राजस्थान में पानी की किस तरह से संचय हो सकता है, उसके लिए काम करिए। तो हम लगातार उसके लिए काम कर रहे हैं। हमारी जय ब्राह्मणी योजना हो, उदयपुर में हमारी देवास स्कीम है, जो उसका आधा पानी अरब सागर की तरफ जाता था, आधा पानी हिंद महासागर की तरफ आता था। हिंद महासागर वाला पानी हमारे काम आता था, लेकिन वो पानी काम में नहीं आता था। उसको भी हमने एनीकट और टनल बना करके उसको भी इधर मोड़ करके काम किया है, जिससे हमारे पूरे राजस्थान हरा भरा राजस्थान हो, हरियाला राजस्थान हो। और आज आप देखेंगे, यही नहीं, ईश्वर बंसी वाले की कृपा हुई है। पिछली साल हमारे अधिकतर बांध भर गए थे,
सभी बांध हमारे भर गए। और अब की बार तो ये हुआ है कि जुलाई के महीने में भी हमारे बांध भर गए और उनमें से पानी की निकासी चल रही है। इस बार तो इतना पानी बरसा यहाँ पर कि कई सारे तंज भी हो रहे हैं आपके ऊपर, उसके ऊपर हम वापस आते हैं। लेकिन उससे पहले जो जो आपने योजनाओं की बात की, न्यूज़ 18 इंडिया की एक झलक से आपको दिखाना चाहेंगे कि राजस्थान में क्या क्या हो रहा है, उसके बाद वापस आते हैं। ये उस बदले हुए राजस्थान की कहानी है जिसने कुदरत की बेरहम ताकत को देखा, लेकिन अब उसी राजस्थान में विकास की जलधाराएं फूट रही हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अगुवाई में 2 दशक पुराने जल संकट पर निर्णायक वार किया गया है। राजधानी जयपुर से महज 35 किलोमीटर दूर रामगढ़ बांध सरकार की कोशिशों का जीता जागता उदाहरण है। 20 साल के सूखे के बाद अब राम जल सेतु परियोजना के तहत इस बांध में दोबारा जीवन लौटने वाला है। इसरदा बांध से पाइपलाइन और नहरों के जरिए पानी लाकर इसे दोबारा जीवित किया जा रहा है। राम जल सेतु लिंक परियोजना से पूर्वी राजस्थान के अंदर भी पानी का संकट खत्म होने वाला है। राम जल सेतु परियोजना, जिसे पहले पार्वती काली सिंध चंबल लिंक कहा जाता था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद दिसंबर 2024 को इसका शुभारंभ किया। 22 जनवरी 2025 को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की वर्षगांठ पर इसका नाम राम जल सेतु रखा गया। यह परियोजना 3 नदियों चंबल, पार्वती और काली सिंध से राजस्थान के संकटग्रस्त जिलों तक पानी लाएगी। राम जल सेतु लिंक परियोजना बहुत ही अति महत्वपूर्ण और राजस्थान सरकार की अति महत्वाकांक्षी परियोजना है। इस परियोजना से जो हमारे राजस्थान प्रदेश के 17 जिले हैं, जिनको हम पूर्वी राजस्थान भी कह सकते हैं, उन जिलों को पीने का पानी तो मिलेगा ही, इसके साथ सिंचाई का पानी भी मिलेगा, उद्योगों के विकास के लिए उद्योगों को पानी भी मिलेगा। इस परियोजना का फायदा कुल 17 जिलों को मिलने वाला है, जिसमें जयपुर, झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, दौसा, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दीग, अलवर, खैरथल तिजारा, कोटपूतली, बहरोड, अजमेर, ब्यावर और टोंक जैसे जिले शामिल हैं। यानी आबादी का एक बड़ा हिस्सा अब जल संकट से बाहर आने वाला है। इसरदा बांध लगभग तैयार है, जिसकी क्षमता 10.77 टीएमसी है। दौसा और सवाई माधोपुर के लगभग 1200 गांव और 5 कस्बों को इस योजना का सीधा लाभ मिलने वाला है। यहाँ पाइपलाइन बिछाने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। इसरदा बांध से दौसा तक पानी की पाइपलाइन बिछाने का काम रॉकेट की रफ्तार से अब चल रहा है। स्पेस है 100 मीटर, 50 मीटर, 10 मीटर में ज्यादातर लाइन ये दौसा से आगे तक बॉर्डर तक पहुंच चुकी है, कंप्लीट है इधर। और ये जो टुकड़े हैं करीबन 6 महीनों का टारगेट है इन लोगों के पास कंप्लीट करने का। यही नहीं, भजनलाल सरकार ने हरियाणा से यमुना जल समझौता भी किया है। इसका असर सीधे शेखावटी के 3 जिलों सीकर, चूरू और झुंझुनू पर पड़ेगा। जहां दशकों से पानी की किल्लत थी, वहां अब यमुना की धारा बहेगी। साथ ही सिंधु जल समझौते में बदलाव से राजस्थान को 3 अतिरिक्त नदियों का जल मिलेगा। राम जल सेतु परियोजना तेजी से आगे बढ़ रही है। अभी तक 9,446 करोड़ रुपए के काम शुरू हो चुके हैं और 12,674 करोड़ रुपए के नए टेंडर जारी किए गए हैं। इस योजना से 4.03 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होगी और 3.25 करोड़ लोगों यानी राजस्थान की करीब 40% आबादी को पीने का पानी मिलेगा। यानी राजस्थान अब सिर्फ रेत का प्रदेश नहीं, बल्कि पानी की कहानी भी कह रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की नीतियों से वो बदलाव शुरू हो गया है जिसकी कल्पना भी मुश्किल थी। ये केवल जल परियोजनाएं नहीं, एक नई सोच, नया विकास और नए राजस्थान की बुनियाद है। जी, राजस्थान का बहुत बड़ा हिस्सा रेगिस्तान है। इसमें तो बड़ी जगजाहिर बात है कि यहाँ पर पानी आना चाहिए। ये बात बहुत समय से लोग कह रहे हैं। आप खुद बता रहे हैं कि जो चीज़ पहले कभी नहीं हुई वो अब हो रही है। तो अब क्यों हो रही है? आप हैं मुख्यमंत्री, एक तो नंबर 1। दूसरा ये कि क्या ये डबल इंजन की सरकार के कारण हो रहा है? ये जो चीज़ नहीं हो पाई, पानी राजस्थान को चाहिए, पानी नहीं आ पा रहा था, अब इतनी सारी योजनाएं हम देख रहे हैं, ये कैसे हुआ? देखिए,
जब हमारा नेतृत्व सक्षम हो और उनकी काम करने की इच्छा शक्ति हो, और जब ये डबल इंजन की सरकार मिल जाती है तो काम होते हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो हमारी केंद्र की सरकार है, वो पूर्ण रूप से राजस्थान किस तरह से आगे बढ़े, किस तरह से राजस्थान को पानी मिले, ये माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरी तरह से जानते हैं। और उन्हीं के नेतृत्व में राजस्थान में यही नहीं, आप देखोगे कर्म भूमि से मातृभूमि, ये हमारा बहुत बड़ा अभियान चल रहा है। और ये अभियान देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और CR पाटिल जी के प्रयास से, जो हमारे राजस्थान के भाई हैं, जो हमारे या अहमदाबाद में रहते हैं, सूरत में रहते हैं, दिल्ली रहते हैं, बाहर जहाँ रहते हैं, जो प्रवासी राजस्थानी हैं, उन भाइयों ने ये निर्णय किया है कि राजस्थान के बारिश के समय का जो पानी बह करके जाता है, उस जल का संचय करते हुए वाटर हार्वेस्टिंग के ट्यूबवेल लगा करके उनको जमीन में उतारने का काम भी निराला चल रहा है, जिसमें उन्होंने 40,000 गांवों को गोद लिया है। उन 40,000 गांवों में इस तरह का काम होगा। और मैं आपको बताते हुए खुशी होगी, इस तरह के 6,000 के लगभग ट्यूबवेल लगा दिए गए हैं, जिनसे ये काम हो रहा है। ये इतना महत्वपूर्ण काम है जिसको हमारा पर्यावरण भी उससे ठीक होगा, क्योंकि अगर जमीन के अंदर पानी जाएगा तो उसमें वृक्ष भी अच्छे लगेंगे, और वृक्ष लगेंगे तो हमारा राजस्थान का पर्यावरण भी अच्छा रहेगा। ये काम भी उसके साथ साथ में हो रहा है। भजनलाल जी, डबल इंजन की सरकार होगी तो जाहिर तौर पे आपको दिल्ली जाना पड़ेगा, दिल्ली जाकर आपको सबको वहां मिलना पड़ेगा, तभी चीजें चलती रहेंगी। लेकिन अगर आप एक ही हफ्ते में 2 बार दिल्ली चले जाएं तो कई सारी यहाँ पर कहानियां शुरू हो जाती हैं कि क्यों जा रहे हैं, क्यों मोदी जी से मिल रहे हैं, अमित शाह जी से क्यों मिल रहे हैं, क्या होने वाला है, क्या कैबिनेट का विस्तार होने वाला है, क्या यहाँ पर सारी सत्ता बदलने वाली है, कोई आपके पीछे पड़ गए हैं, क्या हुआ है। तो जब भी ऐसी कोई चीज होती है, राजनीति बड़ी मुश्किल है, राजनीति में हर चीज के पीछे लोग ढूंढते रहते हैं कि इसके पीछे क्या मकसद हो सकता है, क्या कारण हो सकता है। तो आप इसको कैसे देखते हैं कि क्या कैबिनेट में एक्सपेंशन होने वाली है, जो आप 2 बार गए, क्या हुआ? देखिए, इसमें ये डबल इंजन वाला चक्कर था या कुछ और था? ये इसमें तुलसीदास जी ने पहले ही कहा है कि जिसकी रही भावना तैसी। लोग अपने अपने हिसाब से सोचते हैं। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार काम हो रहे हैं, और जिस तरह से अभी हमारे राजस्थान में जो डबल इंजन की सरकार है वो काम कर रही है। कुछ लोग हैं, क्योंकि उन्होंने जनता को झूठे वायदे किए थे, जनता को सपने उन्होंने दिखाए थे, जब उनको ये लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार काम कर रही है और जनता से जो कहा वो वायदे पूरे हो रहे हैं, तो उनके मन में कुछ ना कुछ पीड़ा तो होगी कि नहीं होगी। और ऐसे लोगों को पीड़ा होनी भी चाहिए, और वो इसलिए होनी चाहिए कि उन्होंने जिस तरह से जनता के साथ धोखा दिया, जनता के साथ उन्होंने वायदे किए, उन वायदों को पूरा नहीं किया, तो उनको तो ऐसा ही दिखता है। लेकिन जब अशोक गहलोत जी कहते हैं कि भजनलाल जी कांग्रेस के लिए सूटेबल हैं, वो क्या कहना क्या चाह रहे हैं? वो तंज कस रहे हैं, क्या कह रहे हैं वो? देखिए, वो जो कहना चाह रहे हैं उसका आप सीधा सीधा समझ लीजिए कि वो आगे किसी को नहीं आने देना चाहते कांग्रेस में। और आप देख रहे हैं लगातार, मैं देखता हूं एक ने बयान दिया तो दूसरा तैयार रहता है। देखिए, कांग्रेस का आज से नहीं है, पहले से ही है। परिवारवाद, वंशवाद, तुष्टीकरण, जातिवाद, धर्मवाद, ये पूरा उनकी एक चिट्ठा है। और उनमें ये हमेशा ओढ़ रहती है कि आपने पिछली बार देखा कि कितने समय कहाँ रहे, वो जनता के पैसे का दुरुपयोग कैसे हुआ। और इसीलिए तो मैं कह रहा हूं आपसे, अब वो ये कहते हैं कि एक जो ऐसी स्कीम थी जल जीवन मिशन,
जिससे राजस्थान को कितना बड़ा फायदा होना, कितना बड़ा फायदा हो सकता था, लेकिन उसको रसाताल में ले गए। और आज ये कहते हैं कि वो ईडी आएगी, तो कौन आएगा? ईडी नहीं आएगी तो जांच तो उसकी होगी। अभी आप देख रहे हैं हमारी रफ्तार उसमें बढ़ी है। तो इन्होंने तो कभी ऐसा नहीं किया, आज देख रहे हैं, मैं कहना नहीं चाहता, मैं कहता हूं कि युवाओं के सपने को किस तरह से उन्होंने चूर चूर किया। भ्रष्टाचार की क्या स्थिति थी, अपराधियों की क्या स्थिति थी। राजस्थान की जनता इस बात को महसूस कर रही है कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिन मुद्दों को लेकर के, जिन विषयों को लेकर के जिस संकल्प पत्र के साथ आई थी, वो पूरा होता हुआ राजस्थान की जनता को नजर आ रहा है। आपकी सरकार है, आप सत्ता में हैं। जब आप सत्ता में होते हैं, आपके पास रिकॉर्ड्स का, डॉक्यूमेंट्स का बहुत एक्सेस होता है। तो जब आप उन सबको देखते हैं तो आपको नजर आता है कि पहले कोई गड़बड़ियां हुई हैं, कोई घोटाले हुए हैं, कोई चीजें गलत तरीके से हुई हैं। आपको क्या वो चीजें नजर आ रही हैं? कुछ तो हमारे सामने हैं जिनके ऊपर आपकी इन्वेस्टिगेशन चल रही हैं, लेकिन क्या कुछ और चीजें आपको नजर आ रही हैं? देखिए, मैं कहना चाहता हूं आपको, मैं हमेशा कहता हूं और मैं मेरे उद्बोधन में भी बोलता हूं और मैं उनको कहता भी हूं कि भाई, आप दूसरी बातों से जनता का ध्यान भटकाना चाहते हैं तो आप मेरी बातों का उत्तर देना चाहते हैं। मैं उनसे कहता हूं 1.5 साल बनाम 5 साल, तो उनको बड़ा बुरा लगता है। मैं तो पूरा पेपर में भी छपाया, वैसे भी दिया, उसका जवाब क्यों नहीं देते हैं? दीजिए ना कि 1.5 साल में, और ये तो 1.5 साल है, 1.5 साल बनाम 5 साल। आपने जो काम 1.5 साल में नहीं किए, हमने 5 साल में किए। आपने जो 5 साल में नहीं किए, हमने 1.5 साल में किए। पूरा हम रिकॉर्ड दे रहे हैं उनको, पूरा बता रहे हैं कि आपने जो 5 साल में जितने काम किए वो 1.5 साल में हमने पूरे करके बता दिए। और मैं एक एक काम का दे रहा हूं कि हमने कितने गांवों को सड़क से जोड़ा, आपने कितनों को जोड़ा। 1.5 साल। आपने कितनी बिजली पैदा की, हमने कितनी बिजली पैदा की। आपने कितना किसानों को तारबंदी के लिए पैसा दिया, हमने कितना पैसा दिया। हमने किसानों को इस योजना में इतना पैसा दिया, आपने कितना दिया। हमने बहनों को स्कूटी कितनी दी और आपने कितनी दी। हमने छोटी बच्चों को साइकिल कितनी दी 1.5 साल के अंदर, आपने 5 साल में कितनी दी। अभी पीछे जब आप बारिश काफी हुई थी जयपुर में, आप देखने गए थे कि कहां पर पानी आया हुआ, तो आपके ऊपर फिर विपक्ष ने आपके ऊपर हमला बोल दिया कि आप तो रील बनाते रह गए, वहां पर जयपुर के कई हिस्से पानी के नीचे डूबे हुए थे। तो इस तरीके का जब आप देखते हैं कि कटाक्ष आपके ऊपर हो रहा है, आपके ऊपर इन सारी चीजों की बातें हो रही हैं कि आप रील बना रहे हैं, मुख्यमंत्री रीलें बना रहे हैं, तो कैसे देखते हैं आप इन सबको? देखिए, मैं हमेशा कहता हूं और मैंने विधानसभा में भी बोला है कि विपक्ष हमारी ताकत होता है। विपक्ष जनता के मुद्दों को उठाता है तो हम डबल ताकत के साथ काम करते हैं, लेकिन वो जनता के मुद्दे नहीं उठाते। वो अधिकतर हमारे किसी मंत्री पर, मुख्यमंत्री पर, किसी उस पर व्यक्तिगत। एक बात बताइए, अगर वर्षा ज्यादा हो रही है, कहीं बाढ़ आ रही है, ये तो ऊपर वाले की मर्जी है। यह आंकलन उन्होंने लगाया हो तो लगाया हो, लेकिन इतना अनुमान लगा सकते हैं कि इस क्षेत्र में वर्षा आ रही है आज वैज्ञानिक तरीके से, लेकिन ये तो नहीं कह सकते कितनी बारिश होने वाली है। तो बारिश होगी तो उस बारिश में तो जाना ही होगा। कहीं किसी को परेशानी होगी तो वो भी देखना पड़ेगा। आप देखिए, बारिश आती है तो क्या हम घरों में हमारी व्यवस्था नहीं देखते हैं? घरों की छतों को नहीं देखते हैं? घर के ऊपर पानी कितना निकला नाली, और उनको नहीं देखते हैं? क्या सरकार का काम नहीं है उन सारी चीजों को देखे? इसमें उनको क्या नुकसान? क्योंकि वो कभी होटल से निकल करके बाहर नहीं गए, इसलिए उनको दुख होता है। जब आप मुख्यमंत्री बने, आपके सामने बहुत बड़ी चुनौती थी राजस्थान में उपचुनाव। 7 जगह पे उपचुनाव होना था। एक सीट के बारे में बात हो रही थी कि शायद एक सीट आपकी आ जाएगी। 5 सीटें बीजेपी की आई, और जहां पर उपचुनाव हुए वहां पर पहले बीजेपी की 1 सीट थी, कांग्रेस की 4 से 1 हो गई।
तो ये कैसे हुआ जहां पर बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि सीटें आएंगी, सीटें आप ये ले आए, क्योंकि आपके लिए बहुत बड़ी चुनौती थी ये? तो क्या ये रणनीति थी, क्या ये मेहनत थी, क्या ये किस्मत थी, क्या ये तीनों जुड़कर थे? क्या कारण था ये जो आप 1 से 5 पर आए? देखिए, मैं आपको कहना चाहता हूं, जब भी कोई चुनाव आता है, कांग्रेस हमेशा झूठे वायदे और झूठे मुद्दों को लेकर के आती है। आप देख लेना, कभी कोई भी चुनाव है, आप आंकलन करोगे तो आपके सामने बात आ जाएगी, ये क्या अफवाह फैला करके, किस तरह से मुद्दे से भटका करके, किस तरह से ये काम करते हैं। हमने इनसे कहा था, उससे पहले मैंने कहा आप देख लेना, विधानसभा में बोला है मैंने, आप देख लेना, आप देख लीजिए आपकी कितनी सीटें। उनकी और उनके सहयोगी की 6 सीट थी, हमारी 1 सीट थी। 5 जीते जी। और 5 हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे जनप्रतिनिधि, उन सब ने जाकर के मेहनत की, अच्छा रिजल्ट आया। और यही नहीं, जीते ही नहीं हम, अगर आप उसका अंतर देखेंगे तो कहीं 40,000, तो कहीं 42,000, तो कहीं 25,000। और जो हम 2 सीट थी, 5 हम जीते, 2 सीट थी, उसका भी बता देता हूं मैं जी। 1 सीट हमारी, जो हम 31,000 से पिछली बार तो हारे थे, वो मात्र हम 2300 वोटों से हारे थे। 84 जो थी वो हम 70,000 वोट से हारे थे, और हम 20-22,000 वोट से हारे हैं। पहले 70 से और 20-22,000 से, इसमें भी बहुत बड़ा अंतर है। और ये जो हमारे काम, हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत, हमारे जनप्रतिनिधियों का प्रवास और राजस्थान की जनता का विश्वास कि ये लोग मन से काम करना चाहते हैं और ये राजस्थान को विकसित राजस्थान बनाने के लिए आए, जनता की समस्याओं को दूर करने के लिए आए, ये भाव उनके मन में। राजस्थान में क्राइम को लेकर भी काफी काम हुआ है, लगभग 1300 के करीब इनामी जो अपराधी थे उनको जेल भेज दिया गया है। लेकिन दूसरी तरफ जहां पुलिस भर्ती में जो घोटाले की बात थी, जिसमें लगभग 50 के करीब जो एसआई हैं उनके ऊपर कार्रवाई भी हुई, उनको अरेस्ट भी किया गया, 100 के करीब लोग अरेस्ट हुए, 200 और जो है रडार पर हैं। लेकिन उस पर यह प्रश्न आता है कि सरकार ये क्यों कह रही है कि हम इस परीक्षा को रद्द नहीं करेंगे? तो क्या उस परीक्षा को रद्द करना चाहिए? कैसे उस पर आगे लोगों में वापस विश्वास बढ़ाने वाले कौन से कार्य आप कर सकते हैं, ताकि लोगों को यह लगे कि जो भी सिस्टम चलेगा, जो भी सिस्टम बनेगा, बिल्कुल सुनियोजित होगा, बिल्कुल साफ सुथरा सिस्टम होगा? देखिए, मैं आपसे बताना चाहता हूं, आपको ध्यान होगा राजस्थान की स्थिति कैसी थी, लेकिन 15 दिसंबर को हमने शपथ ली थी। 16 दिसंबर को हमने पेपर के खिलाफ एसआईटी का गठित किया। हमने टास्क फोर्स का गठन किया, क्योंकि जहां अपराधी आते थे अपराध करके चले जाते थे। लूट, डकैती, हत्या, यानी कि अपराध का गढ़ बन चुका था। हमने कहा या तो अपराधी आएगा नहीं, और आएगा तो बच करके जाएगा नहीं। और आप देख रहे हैं, क्योंकि इनके जमाने में पेपर लीक होते थे, लगातार पेपर लीक होते थे। अब आप देख सकते हैं कितने पेपर हुए हैं, एक भी पेपर लीक नहीं हुआ, एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। और आज हम कहते हैं कि हमारी पुलिस को जो साधन संसाधन की उपलब्धता, वो हम कराएंगे। पहली बार 10,000 कांस्टेबलों की वैकेंसी निकालने का काम हमने किया है। 1,000 से ज्यादा इंस्पेक्टरों की भर्ती निकालने का काम हमने किया है। साधन संसाधन जो आज की आवश्यकता हमारी फोर्स को है, वो हमने देने का काम किया है। आज देख सकते हैं कि अपराधों में कितनी कमी आई है। और सीधा निर्देश कि आम जन में ये विश्वास होना चाहिए, अपराधियों में भय होना चाहिए, आम जन में सुरक्षा का भाव होना चाहिए। यही नहीं। भजनलाल जी, आज आपके पास अब धीरे धीरे समय भी, जैसा आप पहले बता रहे थे कि एक चीज जो आपको जिस चीज की कमी जरूर करती है वो ये है कि अब समय जो आपके पास बहुत कम रहता है, क्योंकि बहुत चीजें करने के लिए। लेकिन फिर भी आपके बारे में ये बताया जाता है कि जब भी कोई प्रोजेक्ट इनिशिएट होता है, जैसे अभी आपने निवेश की बात की जो 35 लाख करोड़ राजस्थान में आना, तो एक एक चीज की मॉनिटरिंग जो है वो आपकी बहुत
डिटेल में चल रही है। ये भी बात कही जाती है कि जब आपके एमएलए मंत्री जो हैं वो किसी भी जगह पर जाते हैं तो आपके फ़ोन वहाँ पर जाते हैं, आप चेक करते हैं बाकायदा कि वो पहुँच के बातचीत हो गई, लोगों से मीटिंग्स हो गई कि नहीं। तो ये जो बहुत ज़्यादा डिटेल्ड में आप जो ट्रैकिंग कर रहे हैं, तो इसको लेके एक थोड़ी सी आपकी, जिसको कहते हैं एक हार्ड टास्क मास्टर वाली छवि आपकी बनी हुई है राजस्थान में, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, किसी भी काम के लिए उसकी मॉनिटरिंग बहुत आवश्यक है। ये आज से नहीं, शुरू से स्वभाव में है। और जिस संगठन से मैं निकल के आ रहा हूं उस संगठन के भी स्वभाव में है कि उसकी मॉनिटरिंग, विशेष रूप से कहें तो टास्क लेकर के काम करना, यानी कि काम को पूरा करना। और जब तक किसी काम को लेकर के अगर मॉनिटरिंग नहीं होगी तो काम को हम ठीक प्रकार से परिणाम नहीं दे पाते। इसलिए हमारी मॉनिटरिंग आवश्यक है। आप घर परिवार में भी देख लीजिए, अगर आपका बच्चा रात को, दिन को अगर स्कूल से लेट आ रहा है तो आपको पूछना आवश्यकता है कि इतने लेट कैसे हो गए, क्या हो गया। अगर आपको नहीं टोकेंगे तो वो लेट आएगा, आदत में आ जाएगा। और एक बार अगर आपकी मॉनिटरिंग हो गई तो निश्चित रूप से उसके मन में ये भाव पैदा होगा कि मेरे पिताजी ने मेरे को पूछा है कि इतने लेट कहाँ हो गए, तो वो आएगा। और ये मैं कह सकता हूं कि हमारे सभी विधायक हों, हमारे मंत्रिमंडल के साथी हों, सबका हमारा ये स्वभाव बन गया है कि जो काम हुआ है उसकी मॉनिटरिंग, उसकी रिपोर्टिंग, और ये काम अगर नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ इसकी पूरी जानकारी और उस काम को अंजाम तक पहुंचाना, ये उनकी जिम्मेदारी पूर्ण होती है, जिससे उस काम को पूरी तरह से हम कर सकें। भजनलाल जी राजनीति में बहुत ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, लेकिन आखिरी 2 सवाल आपसे ज़रूर पूछना चाहेंगे कि और चीज़ों में क्या इंटरेस्ट है आपका, कि आपको कोई समय मिलता है किसी और चीज़ में इंटरेस्ट अपना दिखाने का? कोई आपको गाने का शौक हो, कोई आपको किसी चीज़ को, जैसे कहते हैं कि कोई आपकी पर्टिकुलर कोई इंटरेस्ट हो जिसको आप परस्यू कर सकें, तो आपके कोई और भी इंटरेस्ट हैं या सिर्फ राजनीति ही चलती है सुबह शाम? देखो, इसके लिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं विकास और विरासत दोनों साथ साथ होने चाहिए। हमारी जो विरासत है, हमारी जो संस्कृति है, उसको बढ़ाने का काम होना चाहिए, इसमें मेरी रुचि रहती है। जब मैं भरतपुर रहता था तो गाय मैं मेरे पास वहां भी रखता था, और आज भी अगर मैं यहां रहता हूं तो 5-6 गाय मेरे पास यहां भी रहती हैं। तो ये मेरी रुचि है कि किसान परिवार से हूं, इसलिए मेरा गायों से जुड़ाव है। दूसरा मेरा है कि आध्यात्मिक हूं, थोड़ा ईश्वरवादी हूं, भगवान में विश्वास रखता हूं और बड़ी श्रद्धा के साथ रखता हूं। इसलिए मेरा आध्यात्मिक के रूप में भी है, उनके गाने भी सुनता हूं, कथा भी सुनता हूं, भागवत सुनता हूं, और जो हमारे दिशा देने वाले हमारे महापुरुष हैं उनको पढ़ने में आनंद आता है। इसलिए चाहे मैं रात को कितने भी बजे पहुंचूं, लेकिन 2, 4, 5, 6, 10 पन्ने मेरा पढ़ाई में बड़ी रुचि रहती है, उनको मैं पढ़ने का अभ्यास मेरा है, पहले भी रहता था और आज भी। मेरे बेड के ऊपर आपको टेबल पर मेरी किताब मिल जाएगी, जो उसमें से देख करके कौन सा चैप्टर पढ़ना है, तो एक मेरा पढ़ने का रुचि है। ये भी मेरा एक अभ्यास बन गया है, तो इसको भी मैं करता हूं। बाकी मेरा सबसे महत्वपूर्ण है कि जो दायित्व मुझे मिला है, जो दायित्व मिला है उसको मेहनत और ईमानदारी से पूरा करने का ये मेरा स्वभाव है, और उस काम को टास्क लेकर के करना ये मेरी आदत है। इसलिए ये मेरे जो शौक हैं वो ये मेरे पूर्ण रूप से शौक है। कृष्ण भगवान जी के साथ जुड़े हुए अच्छा परिवार से भी आपका एक कनेक्शन है, उसके बारे में थोड़ा सा अगर आप हमें बताएं। जो अच्छा परिवार की आप बात कर रहे थे, अगर उसके बारे में भी आप हमारे को थोड़ा सा बताएं, जो आपने अध्यात्म से जोड़ा उसको। देखिए, मेरे पूर्वज हैं, कई पीढ़ी
पर हैं। लगभग 1500 ईस्वी में मेरे जो पूर्वज हैं वो अष्टछाप के कवियों में है। गोविंद स्वामी जी, उनके प्रति जब से मैंने उनके बारे में सुना है, उनके बारे में मैं समझने सोचने लगा हूं, तो निश्चित रूप से उनकी पद गायन, उनकी जो किताबें, उनको देखना, और जब आध्यात्मिक की मैं जब बात करता हूं तो वो उसमें ही समाहित हो जाते हैं। तो ये मेरा सौभाग्य है कि मैंने उनकी पीढ़ी में जन्म लिया है। जो भगवान कृष्ण के अष्टछाप के कवियों में उनका नाम है, तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं। भजनलाल जी, आखिरी सवाल आपसे मैं ये पूछना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री इस बात की जरूर बात करते हैं कि 2047 विकसित भारत, अगर आप हमारे को राजस्थान का 2047 का राजस्थान दिखाएं अपनी नजरों से, आप क्या कल्पना करते हैं कि 2047 का राजस्थान क्या होगा? जिस डायमंड स्टेट समिट की हम बात कर रहे हैं, तो ऐसा कौन सा डायमंड स्टेट ये बनेगा? 2047 का राजस्थान क्या होगा? आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए ज्योति जी, मैंने आपको पहले ही शब्द में कहा था कि राजस्थान देश का सबसे बड़ा प्रदेश है और राजस्थान में अभी बहुत आवश्यकता है, और वो कोई सा भी क्षेत्र हो, बिजली हो, पानी हो, शिक्षा हो, चिकित्सा हो, रोड हो, उद्योग हो, पर्यटन हो, माइनिंग हो, क्योंकि राजस्थान वो पोटेंशियल प्रदेश है जिसमें किसी की कमी नहीं है। आज अगर आप देखेंगे तो राजस्थान जैसा डेजर्ट, राजस्थान जैसी किले, हवेलियां अपने आप में सुंदर हैं, ये कहीं नहीं मिलेंगे आपको। राजस्थान में 85 प्रकार के मिनरल निकलते हैं माइनिंग के क्षेत्र में। अगर मैं बात करूं तो राजस्थान में झीलें, चाहे हमारा उदयपुर हो, हमारा बांसवाड़ा हो, हमारा अजमेर हो, माउंट आबू हो, यहां के अभ्यारण्य। इसलिए मैं कह सकता हूं कि राजस्थान में अभी बहुत बड़ी गुंजाइश है, हर क्षेत्र में गुंजाइश है, और इसीलिए मैंने कहा है कि 2030 तक राजस्थान $350 बिलियन का राज्य बनेगा। उसके लिए हम प्रयासरत हैं। और आज हमारी योजना, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो हमारी योजना है, जो सरकार 5 साल के लिए बनाती थी, कोई 4 साल के लिए बनाती थी, राजस्थान में अब जो योजना बन रही है वो पूरा 20, 25 और 30 साल को देखते हुए कि राजस्थान में विकास की स्थिति कैसी होनी चाहिए। राजस्थान की योजना जो बने वो 25 और 30 और 40 साल के लिए बने, जिससे बढ़ता हुआ राजस्थान हो, और उस बढ़ते हुए राजस्थान में एक देश का नहीं, दुनिया का एक उभरता हुआ राजस्थान हो। इसके लिए हमारी योजना बन रही है, और उसके लिए हमारी सरकार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार कार्य कर रही है। सवाल हमेशा बहुत होते हैं, समय हमेशा कम होता है। भजनलाल जी, न्यूज़ 18 इंडिया के डायमंड स्टेट समिट में समय निकालने के लिए हम सब की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद ज्योति जी, बहुत बहुत धन्यवाद। भजनलाल जी, एक बात हम आपको बहुत नजदीक से सुनने का मौका मिला, तो ये समझ आई कि आप जो बात करते हैं दिल से करते हैं, बहुत बेबाकी से करते हैं, इसीलिए वो जो कनेक्ट होता है ना जनता के बीच में जाकर, वो बनता दिखता है हमें। बहुत बहुत शुक्रिया इस सार्थक चर्चा के लिए, और मैं अनुरोध कर दूंगा कि अपने मैनेजिंग एडिटर ज्योति कमल से कि कृपया धन्यवाद दें मुख्यमंत्री महोदय का। थैंक यू सो मच।